नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर या ग्राफिक्स को साझा किया जा रहा है जिसमें किसी भी सट्टा बाजार में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है और अधिकतर में एनडीए को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी 209 सीटें ला रही है और एनडीए 253 सीटें ला रहा है। इसके अलावा इंडिया 246 सीटें ला रहा है। बाकी सट्टा बाजारों का भी यही हाल बताया गया है जिसमें बीजेपी बहुमत से काफी दूर है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने कहा है कि फलौदी वालों ने मुझे अभी बताया है ये आंकड़े फर्जी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। राहुल गांधी पंजाब के लुधियाना में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हम हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक बार कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी वो आयोग हमें बताएगा, हम कर्जा माफ करेंगे, फिर चाहे एक बार हो या 2 बार हो या फिर कितनी बार हो। पंजाब में राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी तौर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी के साथ कानूनी तौर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर उनके करीबी चिंता जताते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक हैं, वो ये देखकर परेशान है कि नवीन बाबू की तबीयत बीते 1 साल में इतनी कैसे बिगड़ गई। वो जब मुझसे मिलते हैं तो नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं नवीन बाबू अब खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश है। सवाल ये है कि क्या नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई षड्यंत्र है? ये ओडिशा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का हाथ तो नहीं है जो नवीन बाबू के नाम पर ओडिशा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहिए। मोदी ने कहा कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक कमेटी का गठन होगा जो यह पता लगाएगी कि आखिर नवीन बाबू की सेहत गिरने के पीछे क्या साजिश हुई। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने 3 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल तीसरे बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। करण भूषण सिंह इस सीट के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता के नशे में चूर ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह के काफिले ने 3 बच्चों को रौंद डाला। उससे भी शर्मनाक यह है कि करण सिंह वहां रुका तक नहीं और बच्चों को बीच सड़क पर तड़पता छोड़ भाग गया। ये बीजेपी के घमंड का सबूत है, जहां आम जनता को रौंदा और कुचला जाता है और उनके हकों को मारा जाता है। आपको याद होगा कि ऐसी ही एक घटना लखीमपुर खीरी में हुई थी, जहां मोदी सरकार के मंत्री के बेटे ने किसानों पर थार चढ़ा दी थी। यही बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है, जहां आम लोगों को रौंदा जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की पत्नी तज़ीन फातिमा जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से रिहा हो गई। तज़ीन फातिमा को बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा हुई थी। तज़ीन अक्टूबर 2023 से रामपुर जेल में बंद थी। हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद तज़ीन फातिमा बुधवार को जेल से रिहा हो गई। उनके पति आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम अभी भी जेल में ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा। अब तो वो महात्मा गांधी को लेकर ही अजीबोगरीब बात कह गए। उन्होंने कह दिया कि महात्मा गांधी को दुनिया भर में लोगों ने फिल्म बनने के कारण जाना, पहले कोई नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एक महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई कि कौन है, हमने नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर दुनिया मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला को जानती है तो महात्मा गांधी उनसे कम नहीं थे और आपको ये स्वीकार करना होगा। मैं दुनिया भर की यात्रा करने के बाद ये कह रहा हूँ कि गांधी और उनके माध्यम से भारत को मान्यता मिलनी चाहिए थी। पीएम मोदी के महात्मा गांधी पर कहे गए बयान से सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि डियर मोदी जी, अगर गांधी को 1982 में आई फिल्म के पहले विश्व में कोई नहीं जानता था तो फिर ये फिरंगी 1931 में लंदन में किसके स्वागत में पलक फावड़े बिछाकर खड़े थे।
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है क्योंकि राजा पढ़ा चौथी तक और गांधी जी का पाठ 5वीं में आया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में कहा कि आपका एक वोट इस देश की दिशा बदलने वाला है। 4 जून को नतीजे आएंगे और फिर अगले 6 महीनों में देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। वंशवादी राजनीति के सहारे आगे बढ़ने वाले कई दल खत्म हो जाएंगे। अब पीएम मोदी ने इस बात का संकेत तो नहीं दिया कि आखिर अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बंगाल की धरती से ऐसा बोला है, इस वजह से उसके मायने भी अलग निकाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 मई को कहा कि अगर कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का प्रसारण किया गया तो टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और आरोप लगाया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। बता दें 30 मई को पीएम मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। वो 3 दिन यहीं रुकने वाले हैं। पीएम मोदी कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएंगे और यहाँ पर बने ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं। इस पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर वो प्रायश्चित के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं तो ये अच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विवेक का अर्थ नहीं समझता वो क्या ध्यान करेगा। सिब्बल ने कहा कि अगर वो प्रायश्चित के लिए जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, या अगर वो स्वामी विवेकानंद के लेखन और भाषणों से प्रेरणा लेने जा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि चुनाव आयोग में कुछ बहुत संदिग्ध चल रहा है। कल यानी 28 मई को ईसीआई ने आश्चर्यजनक रूप से 25 मई को हुए चरण 6 के लिए मतदान संख्या जारी की, यानी ये आंकड़े महज 72 घंटे में जारी किए गए हैं। अब क्रोनोलॉजी पर नजर डालते हैं। 17 मई को ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 1 महीने के बाद भी चरण 1 के मतदाता संख्या जारी नहीं की है क्योंकि इसमें समय लगता है। 22 मई को ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोगों को मतदान प्रतिशत जानने का कानूनी अधिकार नहीं है। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मतदान प्रतिशत संख्या मांगने वाली याचिका को छुट्टियों के बाद के लिए स्थगित कर दिया। फिर अचानक 25 मई को ईसीआई ने चरण 1 से 5 के लिए मतदाता संख्या जारी करने का निर्णय लिया और अब कल ईसीआई ने 72 घंटे के भीतर चरण 6 के लिए मतदान संख्या जारी की। प्रश्न है, चुनाव आयोग ने 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में मतदान प्रतिशत संख्या का खुलासा करने से इनकार क्यों किया और फिर 3 दिनों के बाद अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? अगर मतदान प्रतिशत संख्या 72 घंटों के भीतर दी जा सकती है जैसा कि कल देखा गया, तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा क्यों किया कि चरण 1 से 5 के लिए ऐसा करना संभव नहीं है? ईसीआई की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में उसके दावे के बिल्कुल विपरीत है। ईसीआई ने मतदान प्रतिशत संख्या जारी करने की व्यवस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला और फिर अचानक इसके विपरीत क्यों किया? अगर चरण 6 के लिए मतदान संख्या 72 घंटों में प्रकाशित की जा सकती है तो ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई क्यों लड़ी और चरण 1 से 5 के लिए संख्या देने से इनकार क्यों किया? इस पर तत्काल प्रतिक्रिया और विस्तृत स्पष्टीकरण की जरूरत है। मणिशंकर अय्यर के एक बयान पर विवाद हो रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 1962 में हुए चीन के हमले के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। अपने इस बयान के लिए अय्यर ने माफी मांगी है। अय्यर ने कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीन ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। अपने इस बयान पर अय्यर ने कहा कि चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल किया और मैं पूरी तरह से इसके लिए माफी मांगता हूं। मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अय्यर ने जो कहा उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, लेकिन साल 2020 में गलवान में जो हुआ उसके लिए पीएम ने सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दे दी है। जयराम रमेश ने कहा कि 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ चीनी हमला वास्तविक था। मई 2020 की शुरुआत में लद्दाख में चीनी घुसपैठ भी सच्चाई थी, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और यथास्थिति बिगड़ गई। हालांकि पीएम ने 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दे दी, जिससे हमारी नेगोशिएट करने की स्थिति गंभीर रूप से कमजोर हो गई। देपसांग और देमचोक सहित 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारतीय सैनिकों की पहुंच से बाहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार झूठे जाति प्रमाण पत्र जारी करके मुसलमानों को मूल ओबीसी का अधिकार दे रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ग को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार खुले तौर पर संविधान पर हमला कर रही है, जिसने दलितों और पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में आरक्षण की खुली लूट हुई। मुसलमानों को झूठे ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने मेरे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 1999 में हुआ समझौता तोड़ा। उन्होंने कहा कि 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे।
इसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे और हमने एक समझौता किया था, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया, ये हमारी गलती थी। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कहना है कि चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, यह जानकर हैरानी हुई कि मेरे खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत पीडीपी को चुकानी पड़ी है। हमारा विरोध भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के खिलाफ था। मतदान से कुछ घंटे पहले सैकड़ों पीडीपी पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। इतना करने के बाद भी प्रशासन ने हमारे वोटर्स को डराने और उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए पारंपरिक पीडीपी के गढ़ वाले क्षेत्रों में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा से करीब 8 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों के नाम 2 साल के अंदर उड़ा दिए गए। पिछले 5 वर्षों में अकेले 2022-23 वित्तीय वर्ष में 20.47% नाम हटाए गए, जो सबसे ज्यादा हैं। ये बात लिबटेक इंडिया और नरेगा संघर्ष मोर्चा की रिपोर्ट में कही गई है। दोनों सिविल सोसाइटी के एनजीओ हैं और अस्थायी मजदूरों के बीच काम करते हैं। रिपोर्ट में रजिस्टर्ड श्रमिकों की कमी को जबरदस्त बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका को लेने से इनकार कर दिया। कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित है। इस एक्सटेंशन याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। बता दें, केजरीवाल दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। 1 जून को उनकी जमानत खत्म हो रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के सीएम हाउस में कथित तौर पर हुई मारपीट मामले में विभव कुमार को अरेस्ट किया गया था। इस मामले में अब विभव कुमार जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने निचली अदालत से जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। अब विभव कुमार ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। विभव कुमार की जमानत वाली याचिका में कल यानी 30 मई को सुनवाई की मांग की गई है। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को 7 जून तक अंतिम चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा हर तारीख पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगने पर भी नाराजगी जताई। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य आरोपी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम को राजद्रोह और यूएपी के केस में जमानत दे दी है। इमाम पर दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण देने को लेकर ये केस चल रहा है। शर्जील इमाम ने कोर्ट में कहा कि इस अपराध में अधिकतम सजा 7 साल की है और इससे आधी से अधिक अवधि वो जेल में बिता चुके हैं। हालांकि शर्जील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने बताया कि शर्जील इमाम अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दिल्ली दंगों की कथित षड्यंत्र वाले केस में भी अभियुक्त हैं। दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड बुधवार को टूट गए। पहली बार दिल्ली में पारा 52 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक मंगेशपुर में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को दोपहर 2:30 बजे मंगेशपुर में 52 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को पत्र लिखा है। जल मंत्री ने पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि जल बोर्ड तुरंत दिल्ली में 200 टीमें तैनात करे। आतिशी ने पत्र लिखकर कहा कि गुरुवार 30 मई सुबह 8 बजे से 200 टीमों की तैनाती की जाएगी। पानी की बर्बादी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आतिशी ने कहा कि इन टीमों की नियुक्ति इसलिए की जा रही है क्योंकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। कार धोने और टैंकों के ओवरफ्लो से होने वाली पानी की बर्बादी होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। निर्माण एवं व्यावसायिक स्थानों पर गैर कानूनी कनेक्शन भी काटे जाएंगे। आतिशी ने आरोप लगाया है कि भीषण गर्मी के बीच हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी रिलीज नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पानी का सही इस्तेमाल जरूरी हो गया है और इसलिए ही बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तेज गर्मी के बीच दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हर मजदूर की छुट्टी रहेगी और उनका वेतन भी नहीं कटेगा। अब इस समय दिल्ली में तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच चुका है। आलम ये चल रहा है कि पहली बार एक साथ कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। उस गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, जनता बेहाल है। उसी हालात को समझते हुए एलजी ने यह फैसला सुनाया है। अमेरिका नहीं मानता कि रफा में इजराइल ने बड़े स्तर पर हमला किया है। ये बात व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि रफा में बड़े स्तर पर हमला करना
जहां सैकड़ों हजारों लोग शरण लेकर रह रहे हैं, सीमा रेखा पार करने जैसा होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।